हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के तहत जो है उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिसमें इसमें हम पढ़ेंगे कि जो है उच्चतम न्यायालय की जो है अधिकारिता जो है क्या अधिकारिता है, यानी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की जो है कितने प्रकार की अधिकारिताएं जो है उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के तहत जो है दी गई हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह एक चार्ट बना के जो है मैं समझाऊंगी जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिताएं जो है समझने में, जिससे जो है बहुत ही मतलब आसानी होगी, आसानी से जो है समझ में आ जाएगा कि उच्चतम न्यायालय को जो है कौन कौन सी जो है अधिकारिताएं प्रदान की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय को जो है प्रारंभिक अधिकारिता दी गई है अनुच्छेद 131 के तहत, यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को दी गई है। प्रारंभिक अधिकारिता क्या होती है इसके बारे में अभी हम जो है आगे पढ़ेंगे। दूसरी जो है उच्चतम न्यायालय को जो है अपीलीय अधिकारिता दी गई, यानी अपीलेट अधिकारिता, यानी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, जो अनुच्छेद 132 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 132 के तहत जो है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जो है उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। जो है तीसरी जो अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की है वह जो है परामर्शदात्री अधिकारिता है, यानी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का है। अनुच्छेद 143 के तहत जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है दी गई है। इसमें आगे हम देखते हैं जो अनुच्छेद 132 के तहत जो अपीलेट यानी अपीली जो ज्यूरिडिक्शन है उच्चतम न्यायालय का, उसमें जो है उसमें ये जो है इसमें जो है अनुच्छेद 132 के तहत जो है संवैधानिक अपील आती है, यानी अनुच्छेद 132 के तहत जो है संवैधानिक अपील की जाती है। दूसरा जो है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में आ जाएगा अनुच्छेद 133। अनुच्छेद 133 में जो है सिविल मामलों में जो है अपील की जाती है। अनुच्छेद 133 के तहत जो है सिविल मामलों में जो है अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा जो है अगला जो है ये दांडिक अपील, यानी क्रिमिनल मामलों में जो अपील होती है वह अनुच्छेद 134 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में होती है भारतीय संविधान के तहत। और इसमें जो है विशेष इजाज़त से भी अपील जो है होती है, जो अनुच्छेद 136 में जो है विशेष इजाज़त से अपील का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 136 जो विशेष इजाज़त से अपील उच्चतम न्यायालय में करने का प्रावधान है, या एक अवशेषी प्रावधान है, यानी रेसिडुअरी जो है प्रोविज़न है, जिसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय में जो है उच्चतम न्यायालय से इजाज़त लेकर जो है अपील की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो है मामला जो है अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 के तहत जो है जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उसके तहत नहीं आता है, और वह मामला जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर उस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं की जाएगी तो जो है किसी के साथ जो है अन्याय हो सकता है। तो जो है अनुच्छेद 136 में जो है ये रेसिडुअरी प्रावधान यानी अवशेषी प्रावधान किया गया है कि जो ऐसे मामले होते हैं जो अनुच्छेद 132, 133, अनुच्छेद 134 में नहीं आते हैं, तो अनुच्छेद 136 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में जो है एक मतलब कि विशेष इजाज़त लेकर जो है अपील की जा सकती है। दूसरी अपील की प्रावधान वहाँ है अपील यानी जो मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस जो अधिनियम द्वारा जो है अनुज्ञात अपील, यानी कोई ऐसे विशेष कानून जो है संसद द्वारा बनाए जाते, बहुत सारे ऐसे स्पेशल कानून बनाए जाते हैं जिसके तहत अगर उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है तो उसके तहत भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यहाँ पे जो है जो मूल अधिकारों के बारे में जो अपील या रिट का प्रावधान किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद जो है
132 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में जो है मूल अधिकार के लिए सीधे जो है याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन जो अनुच्छेद 32 के तहत जो है मूल अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय में सीधे जो है याचिका दायर की जा सकती है, वह जो है उच्चतम न्यायालय की जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। वह उच्चतम न्यायालय की जो है या आरंभिक अधिकारिता के तहत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो है मूल अधिकारों के लिए जो है दो न्यायालयों को जो है एक समवर्ती यानी पैरेलल जो है शक्ति दी गई है। हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय को दोनों को दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 226 के तहत जो है मूल अधिकारों के लिए जो है जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ या उल्लंघन हुआ है वह जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकता है और वो अनुच्छेद 232 के तहत उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। तो यहाँ पे दो न्यायालयों को जो है शक्ति हो गई, तो यह दो न्यायालयों की जो कनकरेंट शक्ति होगी यानी समवर्ती जो है अधिकार होगा, क्योंकि समवर्ती दोनों को ये जो है मूल अधिकारों के लिए जो है पिटीशन यानी याचिका पे सुनवाई करने का अधिकार है। तो यह जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है जो मामले जाते हैं वो नहीं आएंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो यह एक मतलब कि जो है उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता से संबंधित जो है एक जो है फिगर मैंने बनाया जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि अब यहाँ पे अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132, 33, 34 ये इसके बारे में जो है एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पे जो है अनुच्छेद 31 के बारे में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 131 के बारे में जो उच्चतम न्यायालय को जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दिया गया है वह जो है यहाँ पे जो है संक्षेप में समझाते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर किसी मतलब इस संघ यानी केंद्रीय सरकार या भारत सरकार और किसी राज्य में कोई विवाद हो जाता है तो जो मामला होगा वह जो है डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ये जो है इससे संबंधित विवाद के लिए किसी और न्यायालय को जो है सुनने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो है आधार ये है कि एक तरफ जो है भारत सरकार यानी केंद्रीय सरकार और दूसरी तरफ जो है और एक मतलब कि राज्य, एक या दो राज्य, और दूसरी तरफ जो है एक राज्य या एक से अधिक राज्य के बीच में अगर कोई विवाद है तो यह भी मामला जो है डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाएगा। तीसरा जो है यदि किसी राज्य और राज्य के बीच में जो है कोई विवाद है तो वह मामला जो है डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाएगा। जैसे कि विवाद ले सकते हैं यूपी और ले सकते हैं कि एमपी मध्य प्रदेश के बीच में कोई विवाद है। तो अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो यह भी मामला जो है डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाएगा। उच्चतम न्यायालय की जो है ये तो अनुच्छेद 131 के तहत जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएंगे। लेकिन एक और जो है अनुच्छेद 171 है, अनुच्छेद 71 दिया गया है। अनुच्छेद 71 ये अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकारिता में नहीं दिया गया, लेकिन अनुच्छेद जो है 71 यानी 71 के तहत जो विवाद होंगे वह भी डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाएंगे मूल अधिकारिता के तहत। तो अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह जो है डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाएगा। तो ये उच्चतम न्यायालय की जो है अधिकारिता हो गई, जिसमें जो है प्रारंभिक अधिकारिता होगी, और दूसरा जो है अपीलीय अधिकारिता यानी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, और तीसरा जो है परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होगा, जो अनुच्छेद 143 के तहत है, जिसमें जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह मांगता है। तो उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 131 को समझते हैं। अनुच्छेद 131 को डिटेल में समझते हैं कि अनुच्छेद 131 में जो है क्या दिया गया है। अनुच्छेद 131 को पढ़ने
अनुच्छेद 131 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय की जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में प्रावधान किया गया है। और दूसरी चीज़, अनुच्छेद 131 को जो हम पढ़ेंगे तो इसी के साथ जो है हम अनुच्छेद 143 को भी देखेंगे और अनुच्छेद 145 को भी देखेंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को समझने के लिए जो है इन दो अनुच्छेदों का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 131 को हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 131 में जो है सबसे पहले यह देख लेते हैं जो आरंभिक अधिकारिता का मतलब क्या होता है। आरंभिक अधिकारिता का मतलब यह होता है कि यदि कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो वह विवाद जो है पहली ही बार में जो है उच्चतम न्यायालय में जाएगा, यानी उस मामले को सुनने के लिए जो है और किसी न्यायालय को जो अधिकारिता नहीं है। मतलब डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में ही वह विवाद जाएगा। तो उसी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 131 में किया गया है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे विवाद आएंगे जो डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 131 को। अनुच्छेद 131 में यह कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच इसमें कहा गया है कि जो इसमें खंड ए यानी क्लॉज ए दिया गया है, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद है, मतलब एक तरफ भारत सरकार है और मतलब कि दूसरी तरफ एक राज्य है या एक से अधिक राज्य हैं, तो अगर इनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है किसी भी बात को लेकर, हो चाहे किसी विधि का प्रश्न हो या किसी तथ्य का प्रश्न हो, तो उससे संबंधित जो विवाद होगा तो वह डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाएगा और किसी न्यायालय में यह विवाद नहीं जाएगा। खंड बी में यह दिया गया है कि एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक राज्य या अन्य राज्यों के बीच विवाद। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ भारत सरकार है और भारत सरकार के साथ ही एक राज्य या एक से अधिक राज्य हैं और दूसरी तरफ जो है एक राज्य या एक से अधिक राज्य हैं। अगर इनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह विवाद भी डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ये उच्चतम न्यायालय की जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आएगा और डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाएगा। खंड सी में यह दिया गया है कि दो या अधिक राज्यों के विवाद के बीच जो है कोई विवाद, यदि दो राज्य हैं, जैसे मान लेते हैं यूपी और बिहार हो गया, इन दोनों राज्यों के बीच में कोई अगर विवाद उत्पन्न हुआ है तो वह विवाद भी डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाएगा और किसी न्यायालय में नहीं जाएगा। यह जो है इन जो है प्रावधानों से संबंधित जो विवाद होते हैं वह उच्चतम न्यायालय में सीधे जाते हैं। और दूसरा जो है इनका प्रश्न यह है कि इनसे संबंधित जो विवाद होता है वह विवाद जो है किसी विधि का भी प्रश्न हो सकता है, विधि से संबंधित कोई विवाद हो सकता है या किसी तथ्य से संबंधित कोई विवाद हो सकता है। और वह विवाद जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि उस मतलब विवाद में अगर उसका निर्णय हो जाए तो किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का जो है निर्णय हो जाएगा। तो जो ऐसे मामले होते हैं वह जो है डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं उच्चतम इसमें
कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का कुछ जो है अपवाद दिया गया है। अनुच्छेद 131 में एक जो है अपवाद दिया गया यानी परंतु दिया गया है, जिसके तहत यदि कोई मामला आता है तो वह उच्चतम न्यायालय की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत नहीं आएगा, यानी कि वह मामला उच्चतम न्यायालय को उस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। तो जो है अनुच्छेद जो है 131 का जो है परंतु को देखते हैं, इसमें यानी प्रोविज़ो में जो है क्या एक्सेप्शन दिया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो है यदि जो है इसमें जो है जो प्रोविज़ो में एक्सेप्शन दिया गया है, जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय को जो है सुनने की अधिकारिता नहीं होगी, वह यह है कि जो है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत का संविधान लागू होने के पहले जो है, जैसा कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को जो है आज़ाद हुआ और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो 1947 के पहले जो भारत था वह छोटी छोटी जो है रियासतों में जो है विभाजित था, यानी छोटी छोटी देसी रियासतों में विभाजित था, जो लगभग 500 से ऊपर जो है रियासतें थी। तो इसमें प्रोविज़ो में यही बताया गया है कि यदि जो है भारत सरकार ने जो है किसी रियासत से या राजा से या किसी राज्य से या किसी विदेशी राज्य से कोई ऐसा मतलब कि करार एग्रीमेंट कर रखा है किसी विषय पे, या ट्रीटी यानी संधि कर रखी है, या कोई संविदा कर रखा है, या कोई वचन दिया है, या कोई भी ऐसा लिखित करार किया है और वो करार जो है 26 जनवरी 1950 से पहले किया है, और जो है 26 जनवरी 1950 के बाद भी वो करार जो है लागू हैं। तो अगर उनसे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इन विवाद को सुनने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को नहीं है, मतलब उच्चतम न्यायालय की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत जो है नहीं आता है। तो जो है नहीं आता है तो इसका जो है कोई ना कोई तो उपाय किया गया होगा संविधान में। तो इसमें जो है अगर जो है अनुच्छेद 131 का जो प्रोविज़ो है उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें एक उपाय जो है संविधान में बताया गया है कि उस विवाद से संबंधित जो है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है कि इस विवाद पर जो है उच्चतम न्यायालय सलाह दें। और तो जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय होगा वह राष्ट्रपति को जो है ये प्रोविज़ो में जो विवाद अगर कोई आएगा तो उससे संबंधित जो है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या बाध्य है। तो जनरली जो है सामान्यतः जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत जो है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। वह उच्चतम न्यायालय जो है सलाह देने से मना कर सकता है, लेकिन अगर जो है कोई मामला जो है अनुच्छेद 131 के परंतु यानी प्रोविज़ो के तहत उच्चतम न्यायालय से भारत का राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है अनुच्छेद 143 के तहत, तो जो है भारत का जो उच्चतम न्यायालय वह राष्ट्रपति को जो है सलाह देने के लिए बाध्य होगा। ये एक्सेप्शन है कि इस केस में मतलब कि इस ऐसी कंडीशन में जो है उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा और सलाह देने के लिए बाध्य। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है वह उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है प्रोविज़न जो है प्रोविज़ो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक प्रश्न और ले लेते हैं कि इसके साथ ही अनुच्छेद 145 को भी देखते हैं। अनुच्छेद 145 में यह कहा गया है कि यदि अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है
और उच्चतम न्यायालय उस पर सुनवाई करता है। तो जो उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा वह जो है एक संवैधानिक बेंच द्वारा सुनवाई की जाएगी, यानी कम से कम जो है 5 जजों के द्वारा जो है उस मामले में सुनवाई की जाएगी। तब फिर जो है भारत के राष्ट्रपति को उस विषय पर जो है सलाह दी जाएगी। तब जो है उच्चतम न्यायालय उस विषय पर भारत के राष्ट्रपति को जो है सलाह देगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 131 को भी जो है कंप्लीट जो है पढ़ लिया। इसका प्रोविज़ो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है प्रश्न यह है कि जो अनुच्छेद 131 के तहत जो विवाद जाएगा तो वो यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। आगे हम जो है देख लेते हैं कि कौन से कुछ ऐसे मामले हैं जिनको जो है उच्चतम न्यायालय की जो है और ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनको जो हम अगली वीडियो में जो है कवर करेंगे कि जो है कुछ ऐसे मामले दिए गए हैं जिनमें जो है उच्चतम न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। तो उसमें से पहला तो यही हो गया, अनुच्छेद 131 का जो प्रोविज़ो है इसके तहत उच्चतम न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। और दूसरा जो है अनुच्छेद 262 के तहत मतलब कि नदियों से के पानी से संबंधित यानी जल से संबंधित जो विवाद होता है वह उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगा। ये भी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से जो है बाहर रखा गया है। और इसमें जो है कई ऐसे जो मामले हैं जो संविधान में प्रावधान किया गया है, जो मामले उच्चतम न्यायालय में जो है सुनवाई के लिए नहीं जा सकते हैं। इनको जो है आगे हम एक सेपरेट वीडियो में जो है अलग से जो है बता देंगे जो है कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय की ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखे गए हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में। अपील बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, उच्चतम न्यायालय में अपील कैसे की जाती है, किन प्रावधानों के तहत की जाती है, इन चीज़ के बारे में जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।